Good morning, everyone. Geography section है. Geography मेंस only. तो पूरा का पूरा एक दृष्टिकोण होगा कि हम सिर्फ मेंस रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करें, राइट ना? पीटी का कोई जगह नहीं है, समझ गए? पीटी फैक्ट्स एनालिसिस होता है, कॉन्सेप्ट एनालिसिस होता है. यहाँ पर मुख्य रहे कि आपका कॉन्सेप्ट उस एरिया का क्लियर हो, इसके लिए प्रयास करेंगे. अब जो हमारा जो स्टडी एरिया है मेंस का, उसको ध्यान दीजिएगा कि मेंस में हमें क्या क्या करना है, किन किन चीज़ों को पढ़ना है. तो देखिएगा बिहार का, ये बिहार ओरिएंटेड ही काम है इसमें. आ, बिहार बीपीएससी. हाँ, देखो टारगेट डिसाइड हो कि ये कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं. तो बीपीएससी मेनली ओरिएंटेड ये मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्लास है. इसमें देखिएगा ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, आप कह सकते हैं भारत का भूगोल अब पहला एरिया है. तो अगेन ध्यान दीजिएगा, भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी. गुड मॉर्निंग सुजीत एंड ऑल जो ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं. सो भारत का भूगोल आपका एरिया सबसे पहला एरिया है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं. इसका दो हिस्सा है, ध्यान दीजिएगा कि एक फिजिकल इंडिया जिसको हम भौतिक भारत कहते हैं, भौतिक. दूसरा हिस्सा है मानव, और तीसरा है आर्थिक भूगोल. आर्थिक मीन्स किसका? भारत का हिस्सा. पूर्णतः हिंदी में इसको रखें ओरिएंटेड. सो भौतिक भारत. अब देखो यहाँ पे ये एरिया है, ये एरिया बहुत ही फिक्स्ड एरिया ज्योग्राफी का, जिसमें कोई चेंज नहीं है. अगर मैं आपने आज भी पढ़ा है और 50 वर्ष के बाद भी पढ़िए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ऐसा ही भारत है, ऐसा ही रहेगा. ज्योग्राफी का ये एरिया स्टैटिक एरिया है. आपने समझ लिया, इट मीन्स आपकी लाइफ टाइम चीजें हो गई, समझ गए? आप इवन नेक्स्ट जनरेशन को भी पढ़ाएंगे तो वो चीज ही पढ़ाएंगे. तो भौतिक भूगोल फिक्स्ड एरिया है. क्लियर? अब इसको पढ़ते कैसे हैं, इसमें देखिएगा, अगर हिंदी मीडियम फॉलो करें, हिंदी की ही एरिया है, तो भारत पर्यावरण करके आपका ऐसा बुक होगा क्लास 11 का. ये बहुत ही अच्छा बुक है, आज के दिन का भी देखिएगा, 67-80 पेज की बुक है, फिर भी सारे चीज़ कवर करते हैं. तो आपका फाउंडेशन वहाँ से बनेगा. ठीक है. दूसरी चीज़ जान लीजिएगा कि आजकल जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वो आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम है, यूपीएससी का एग्ज़ाम है, अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम है, एनसीईआरटी एक फाउंडेशन सिर्फ है, उससे आएगा क्वेश्चन इसकी गारंटी नहीं है. बस मुझे उसकी समझ के आधार पे आप आंसर लिखेंगे, समझते हैं? तो वहाँ पे हेल्पफुल होगा आपका क्लास नोट, उसको अच्छे से बनाइएगा. ठीक है, कि उसमें उस चैप्टर का कॉम्प्रिहेंसिव एवरीथिंग होगा जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, राइट? एनसीईआरटी हमेशा आधारभूत चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं, जो चीज़ का आपको फाउंडेशन देता है, बट एग्जामिनेशन तक पहुंचाने के लिए वो काफ़ी नहीं है. वहाँ पे आपको धोखा हो जाता है, यार हमने तो पूरा एनसीईआरटी याद भी किया, समझा भी, और क्वेश्चन नहीं बन रहा है, राइट ना? तो एक फाउंडेशन है, वो आधार है सिर्फ. तो इस बुक को लेकिन अच्छे समझिएगा, यहाँ से आपके लैंग्वेज क्लियर होंगे, वर्ड्स और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. दूसरी चीज, इन चैप्टर्स को आप तब पढ़ें जब मैं पूरे उस चैप्टर को पढ़ा दूं. जैसे कोई व्यक्ति है जिसने ज्योग्राफी पढ़ा नहीं है और डायरेक्टली जाके एनसीईआरटी ओपन कर ले, तो बड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आएगा. इवन जो अदर सब्जेक्ट के ज्योग्राफी में इंटरेस्ट होते नहीं, कंकर पत्थर लगेगा वो, है ना? अच्छा नहीं लगेगा आपको. तो उस चैप्टर को क्लास में डेवलप कीजिए और फिर जाके उसको ओपन कीजिए, तो लगेगा ये मेरा ही है. समझते हैं? तो बिना पढ़े हुए आइए, ब्लैंक माइंड से क्लास में आइए, उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए, लिखिए, और जब पूरा समझ में आ जाए तब उस बुक को खोलिए, तो लगेगा हाँ अब दिखाई दे रहा है अच्छे से. ठीक है, तो इन चीज़ों को मैं बताता हूँ. तो भौतिक भूगोल हम क्लास 11 एनसीईआरटी से बेसिक्स पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे जब हमें ये चीज़ आ जाएगा. ठीक है. दूसरा चीज़ है मानव आर्थिक भूगोल. ये जो आपका है भारत का आर्थिक विकास ऐसा करके, ये क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक है. ये बहुत ही बड़ा फाउंडेशन देगा आपको, लैंग्वेज क्लियर देगा, अब मैपिंग करने की क्षमता देगा, और आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर
मानव आर्थिक भूगोल की समझ देगा। क्योंकि यहाँ से समस्या शुरू होता है इंडियन ज्योग्राफी में कि हमारे ये एरिया तो सभी बुक में क्लियर मिल जाता है, ये एरिया नहीं मिलता। ठीक है ना। अब इसका तीसरा पक्ष जानिएगा, जो इन सभी चैप्टर्स को जिसको आपने एनसीईआरटी से किया है या मैंने पढ़ा दिया है आपको, ठीक है, उस चीज से रिलेटेड जिस वर्ष एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें योजनाओं को पढ़ें। ये बहुत बड़ा हिस्सा है। जो एक क्वेश्चन एप्लीकेशन क्वेश्चन यहाँ से होता है, देखिएगा हर एक बार ज्योग्राफी का फर्स्ट क्वेश्चन आसानी से कैंडिडेट्स लिखता है, फिजिकल सेक्शन का होता है। यहाँ पे कैंडिडेट्स को समस्या आता है, आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया है लेकिन सरकार की योजनाओं को नहीं जोड़ा है, देन प्रॉब्लम आएगा। मान लीजिए कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में ग्रीन रिवोल्यूशन पढ़ लिया, व्हाइट रिवोल्यूशन पढ़ लिया, और बिहार सरकार की उस वर्ष की योजना क्या है, भारत सरकार की उस वर्ष की योजना क्या है, आपको नहीं आता है तो लास्ट क्लॉज छूट जाएगा, राइट ना। मान लीजिए कि भारत का नगरीकरण है, आप मैंने पढ़ा दिया, स्टैटिक चीजें पढ़ा दिया, स्मार्ट सिटी प्रोग्राम पूछ दिया, प्रोग्राम होगा, है प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप करेंट से अवगत रहें। ठीक है। भारत सरकार का वेबसाइट है, डिपार्टमेंट का खोला, उस योजना को देख लिया, है ना, न्यूज़पेपर देखते रहे, तो थोड़ा सा जो लास्ट पैराग्राफ है वो अपडेट रहेगा। दूसरी चीज ये जान लीजिए, करेंट का क्वेश्चन करेंट का नहीं होता है। जो आपको कह दी कि स्मार्ट सिटी, उसका तो बेस तो अर्बन ज्योग्राफी है ना। अर्बन ज्योग्राफी की जो बेहतर समझ है तभी स्मार्ट सिटी लिख पाएगा, करेंट से केवल काम ना चलेगा। समझते हैं, दोनों चीज जरूरी है। कोई सब्जेक्ट आपके कंटेम्पररी टाइम तक कैसा है उसकी समझ होनी चाहिए, क्लियर ना। इसमें इसकी जरूरत है, भौतिक तो फिक्स्ड ही है। ठीक है। अब देखिएगा आपका ये अंडरस्टैंडिंग हो गया, इसके सब टॉपिक में नहीं लिख रहा हूँ, आपको वैसे भी याद होगा। मान लीजिए कि मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ भारत पर्यावरण, तो आपको वर्ड चैप्टर्स याद आते होंगे। भारत का भौतिक स्वरूप है, भारत का जलवायु है, भारत के अफवाह तंत्र है, मिट्टी है, वनस्पति है, ये भौतिक का हिस्सा हो गया। जो यहाँ पे देखिए मानव ज्योग्राफी है उसमें देखिएगा पॉपुलेशन का हिस्सा है, अर्बन है, इकोनॉमिक में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री। तो चैप्टर्स में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, यूनिट चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है। अब देखिएगा इसका दूसरा पक्ष, ये आपका सेक्शन ए हो गया आपके सिलेबस का, जो जिसकी समझ हो और बुक हो। दूसरा देखिएगा कि सब्जेक्ट पढ़ने में एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए, आपका बिहेवियर चेंज होना चाहिए। बिहेवियर मीन्स क्या, जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसको मैप पे जाएं, नहीं पूछ रहे तब भी मैप पे लोकेट करें, ये आपका एटीट्यूड होगा सब्जेक्ट को बेहतर बनाने के लिए। नहीं कुछ नहीं मिल रहा है तब भी एटलस रखें, उस प्लेस को देखें, लोकेट करें। बात समझते हैं। तब जाके ये होगा, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो अगर जरूरी नहीं भी तब भी आप मैप बनाएंगे। समझ रहे हैं। आप ये डेवलप कीजिए कि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो वहां पे मैप है, कोई फिजिकल का एरिया है तो वहां पे डायग्राम्स हैं, राइट। जैसे फिजिक्स में आप पढ़ते हैं तो डायग्राम बनाते हैं, बनाते हैं कि नहीं, बायो में बनाते हैं। तो वैसे क्या है, यहाँ पे मैप्स हैं, डायग्राम्स हैं, आपके आंसर में कहीं ना कहीं जरूर नजर आना चाहिए। फिजिकल का सेक्शन जरूर होना चाहिए, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में लोकेशन होना चाहिए। तो एटीट्यूड ये बना लीजिए कि एक एटलस रखिए। अब मान लीजिए कि जैसे बेसिक ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ऑक्सफोर्ड का ठीक है, ब्लैक स्वॉन का भी अच्छा है, ये दोनों में से कोई एटलस कर लीजिए। इंडिया सेक्शन ही है, अगर पीटी क्लास होता है तो पूरे वर्ल्ड पढ़ते हैं, सिर्फ इंडिया एंड बिहार है तो उसको मैप से जरूर। बी सेक्शन हमारा जो इसका एरिया बनता है वो है हमारा बिहार का ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ बिहार। अब ज्योग्राफी ऑफ बिहार पढ़ना आसान कैसे बनता है, जब आप ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़े हो, बिहार एलोन आप समझ नहीं पाएंगे, है ना। अगर भारत बहुत अच्छा से समझ आ गया है तब बिहार बता पाएंगे, क्योंकि टॉपिक सेम है। तो हम लोग ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं कि जिस चैप्टर्स को हमने इंडिया में पढ़ा है उस चैप्टर को बिहार में साथ पढ़ लेते हैं। बस समझ के, मान लीजिए कि हमने भारत की भौतिक स्वरूप को पढ़ा तो सेम टाइम हमने पढ़ लिया बिहार का भौतिक स्वरूप। तो थीम एक है, उसको समझना ईज होगा और मैपिंग हो गया, आसानी से समझ गए। ठीक है। मान लीजिए कि भारत की मिट्टी पढ़ा, उसी समय बिहार की मिट्टी पढ़ लिया, देन देखिएगा वो चीज क्रिस्टल क्लियर उस समय क्लियर हो जाएगा मैप के साथ, क्लियर। तो बिहार इंडिया हम साथ साथ करेंगे, ठीक है। जो टॉपिक हम इंडिया में करेंगे
साथ साथ बिहार में भी करें। सो दैट्स द सेकेंड थिंग, ठीक है। जो तीसरा एरिया है वो एरिया है आपदा। जो आपदा का एरिया है वो फिजिकल आपदा बिहार से पूछता रहा है, मानवीय आपदा नहीं, क्या सब भौतिक आपदा, समझ रहे हैं। भौतिक आपदा जो आपके क्लास 11 का लास्ट टॉपिक है, देख रहे हैं आपके एनसीईआरटी में देखते होंगे कि क्लास 11 का सबसे लास्ट चैप्टर यूनिट आपकी भौतिक आपदा है ना। मान लीजिए कि उसमें बाढ़ है, सूखा है, भूकंप है, भूस्खलन है, चक्रवात है, उन चीजों को पढ़ते हैं और उसका एप्लीकेशन लिखते हैं, थ्योरी नहीं, उसका थ्योरी के साथ एप्लीकेशन। अगर सरकार ने कोई नीति बनाई है तो उसको जरूर से अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। तो इन तीनों चीज को मिलाकर हम बिहार का मेंस लिखते हैं। क्वेश्चन पैटर्न में चेंज आया है तो ज्योग्राफी जीएस ज़्यादा यूजफुल हो गया। पहले क्या होता था, 2 क्वेश्चन होता था, हमारे लिखने के लिए कम होते थे, है ना। जैसे 8 मार्क्स के क्वेश्चन और लंबे क्वेश्चन आए तो अब कंफर्टेबल हो गया कि ज्योग्राफी आपको जानते हैं तो एज है आपके पास, ठीक है। तो इन चीज़ों को लेकर हम इसको शुरू करते हैं। जो हमारे एरियाज है बिहार मेंस के लिए, इसमें कुछ एक दो बच्चे पुराने हैं, बाकी जो नए बच्चे हैं। तो मैं इस चीज़ को मान के चलता हूँ, जो न्यू कैंडिडेट्स हैं वो फोकस, क्लास का फोकस होना चाहिए, ठीक ना। जो जानते हैं वो हमारे साथ रहेंगे, ठीक है। जिन्होंने पहले सम सेक्शन किया हुआ है वो इस सीरीज में साथ रहेंगे, ठीक है। सो आप लोगों ने लिखा, सिलेबस लिखा, ये जरूर देखो। हमेशा मैं कहता हूँ कि फर्स्ट क्लास आने वाले जनरल क्लास जितने क्लासेस हैं वो उसका डीएनए होता है, बेसिक होता है। अगर ये बुनियाद है कि ये चीज़ पढ़ने जा रहे हैं तो आज से जर्नी आपकी शुरू होगी। तो सभी यूनिट को लिख लीजिए हमारा क्या क्या है। इसमें देखिएगा बिहार के लिए 3 राइटर्स की बुक आती है, इसको हम फॉलो करते हैं। मोस्ट ऑफ सेक्शन मैं यहाँ से कराता हूँ। मैं इसको एक बेसिक बुक मानता हूँ 3 राइटर्स की। मैं कवर बुक ग्रुप में शेयर कर दूंगा बुक का। मैं ऐसा नहीं करूँ ये बुक का मैं सेलर्स हूँ या पब्लिसिटी कर रहा हूँ, बट ये बुक मेंस को कवर करते हैं, ठीक ना। जैसे आप चुटका बुक पढ़ते हैं के टाइप का, वो चीज़ नहीं है। इसमें क्वेश्चन आंसर आपको प्रॉपर मिल जाएगा, लिखने के लिए मटेरियल मिल जाएगा। बाकी हमारे नोट्स काफ़ी होंगे जिससे आप लिख पाएंगे आंसर, ठीक है। सो सिलेबस, बुक्स, पहले चीज़ लिख लीजिए। हमने ये बुक्स भी बता दी किस बुक को पढ़ना है, सिलेबस बता दिए, और फिर इसकी प्रोसेस बताता हूँ। इतना तो हो गया, सबने लिख लिया होगा, करेक्ट ना। अच्छा, भौतिक भूगोल, फिर मानव आर्थिक भूगोल, और उसका सोर्स बुक एनसीईआरटी हो गया, 3 राइटर्स बिहार के लिए हो गया, और एक एटलस, जरूर एक एटलस रखें हमेशा। इवन करंट के प्लेसेस मिलते हैं उसको लोकेट कीजिए, वो एटलस में ही लिख भी जाइए। देखिएगा जिस चीज़ को हम लिखते हैं वो फील होता है, फिर आपको याद रहता है। ठीक है, मेरे ख्याल से सबने काम कर लिया होगा। मैं उसको रहने देता हूँ, फिर भी आता हूँ दूसरे स्टेप पे, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें हम क्या फॉलो करते हैं, आप क्या करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, इस चीज़ को बताता हूँ। तो प्रोसेस ऑफ लर्निंग में ये है कि मैं फॉलो करता हूँ कि सबसे पहले उसको समझा देना। समझा देना मीन्स उसको एक्सप्लेन कर देना। कोई प्रोसेस है, जब तक मैं बताऊं आप मत लिखा कीजिए, राइट। जब तक मैं बोर्ड वर्क करूं, उसको एक्सप्लेन करूं, आप उसको इत्मीनान से समझिए, ठीक है। फिर उसका नोट्स बनाना, राइट। उसे मैं लिखा दिया करता हूँ, जो आपको कॉन्सेप्ट एरिया है उसको लिखेंगे आप। ये ध्यान रखेंगे नोट्स बेहतर तैयार हो और रफ एंड ना हो, अच्छा से तैयार हो, आपका लंबे समय के लिए काम आएगा। नोट्स के बाद उसको आप पूरा प्रिपेयर कर लीजिए, मीन्स याद कर लीजिए। देन कम टू टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में उसको लिखिए, जितना कुछ हमने पढ़ा दिया है उसका एवोल्यूशन हो जाएगा। देन गो फॉर द लास्ट स्टेप, इम्प्रूवमेंट। बस समझते हो, कभी कभी टेस्ट सीरीज लिखते हैं तो हम उन्हीं चीज़ों को लिखते हैं जो फीडबैक मिलता है उसके अनुसार हम इम्प्रूव करते हैं, समझ गए। तो फर्स्ट स्टेप हो गया कि कॉन्सेप्ट को समझना, दूसरा हो गया
नोट्स, वेल क्वालिटी नोट्स तैयार करना। आमतौर पे मैं इस चीज़ का पक्षधर नहीं हूँ कि प्रिंटेड नोट्स आप पढ़ें, राइट। प्रिंटेड नोट्स तो बुक है, सारी चीज़ें वो डिफरेंट एरिया से कलेक्टेड चीज़ें हैं, वो सबसे लास्ट में है जब लैंग्वेज डेवलप करना हो तो क्लास नोट्स इज द फर्स्ट थिंग, क्लियर। उसके बाद क्या है, जब उस पर आप कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया, देन गो फॉर प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉडल पेपर्स, उसको लिखिए, टेस्ट सीरीज जर्नी है, देन आपकी जर्नी कंफर्टेबल होगी। इवन 2-3 महीने में आपको ज्योग्राफी लगेगा कि हमारा पूरा हो गया है, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, न्यूज़पेपर आपको हेल्प करता रहेगा। तो प्रोसेस ही अपनाएंगे एंड देन गो फॉर लास्ट वन, इम्प्रूवमेंट, क्लियर। सो प्रोसेस ऑफ लर्निंग हो गया, सबने लिख लिया होगा। अब देखिएगा तीसरा चीज़ है जो लास्ट में है, लर्निंग मेथड्स। लर्निंग मेथड्स में क्या है, हम लोग सबसे पहला काम करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ चैप्टर। मेरी बात समझ गए? ये सबसे पहला चीज है कि एक चैप्टर में जितना कुछ है वो आपके स्ट्रक्चर में आ जाना चाहिए, उसका मेंटल मैप भी कहते हैं। नहीं, एक चैप्टर का पूरा पूरा हिस्सा बना लिया, देन ये हो गया। इसको दूसरी भाषा में जब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ तो उसको कहते हैं इमेज ऑफ चैप्टर। उस चैप्टर का एक चित्र आपको बना होना चाहिए। जैसे मान लो कि हमने कहा इंडियन मानसून, तो इंडियन मानसून में क्या क्या चीज़ है आपको दिखाई देना चाहिए। जेट स्ट्रीम है, एलनीनोज है, नहीं, ITCZ है, टेम्परेचर प्रेशर है, इंडियन मानसून में वर्षा का वितरण है, कॉपिंस थ्योरी है, ठीक ना। तो आपको लगा कि इस चैप्टर में इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा कहीं भी, तो दैट इज द इमेज ऑफ चैप्टर। सेकेंड स्टेज ज़्यादा महत्वपूर्ण है, द इमेज ऑफ कॉन्सेप्ट। इमेज ऑफ कॉन्सेप्ट, ये चीज जिसका डेवलप हो गया वो कोई भी आंसर बेहतर से लिखेगा और उसके पास डायग्राम मैप दोनों होंगे। बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि हमने जेट स्ट्रीम कहा, तो जेट स्ट्रीम का कंप्लीट इमेज आपके दिमाग में हो, कैसे मूवमेंट है, उसका क्या इफेक्ट है एज अ डायग्राम्स, तो फिर उसको लिख पाएंगे, राइट ना। आप अपने भी पढ़ते हुए, मान लीजिए ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं मेरे साथ, कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो पहले एक खाका बनाइए, स्ट्रक्चर बनाइए कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ है, इसका होलिस्टिक इमेज कैसा है, देन गो फॉर द पार्ट्स ऑफ। नहीं, जैसे मान लीजिए कि एक पिछले वर्ष क्वेश्चन दे दिया इंसो से रिलेटेड, इंडियन डाइपोल, मानसून का क्वेश्चन था इंडियन डाइपोल, हिंद महासागर का ध्रुव, मानसून के ओरिजिन के लिए। अब वो चैप्टर में है ना, अगर पढ़ा हुआ तो लिख देंगे, ठीक है। तो प्रोसेस से बनाएंगे, जब भी मैं फॉलो करता हूँ तो स्ट्रक्चर पहले बना लीजिए, देन गो वन बाय वन एज अ डिटेल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैं पहले चैप्टर से आपको अवगत करा रहा हूँ कि एरिया से आप में से कुछ लोगों ने पीटी किया होगा, आई होप मोस्ट ऑफ पीटी कर लिया होगा। तो पीटी के फैक्ट से वास्ता नहीं है, राइट ना। फैक्ट्स को अवॉइड करें जब कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ से मैं ऐसे करता हूँ, पीटी पढ़ा हो अगर मेरे क्लास, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमने पढ़ाया हुआ है। फिजिकल को समझने के लिए जियोलॉजिकल सभी को याद है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कम समय में कर देता हूँ जिससे कि फिजिकल के सभी एरिया से आप जुड़ पाएंगे, ठीक है। उसमें जियोलॉजी ऑफ इंडिया में भी जरूरत पड़ेगी, भारत के भौतिक स्वरूपों को समझने में मदद मिलेगा। तो इसकी मैं शुरुआत करता हूँ इससे, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जो ज्योग्राफी कभी नहीं पढ़े हैं वो थोड़ा सा स्थिर होकर समझेंगे, राइट। जो बायोलॉजी पढ़े होंगे उनको थोड़ा सा परिचय होगा इससे, ठीक है ना। इसको लिखेंगे भूगर्भिक काल, भूगर्भिक काल, नोट्स लिखेगा भूगर्भिक काल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। सो यहाँ से माने कि इसकी शुरुआत फर्स्ट चैप्टर कहिएगा, यहाँ से शुरुआत है फर्स्ट कॉन्सेप्ट से, जियोलॉजिकल टाइम स्केल भूगर्भिक काल। भूगर्भिक काल, तो देखोगे यहाँ पे भूगर्भिक काल को समझने के लिए ऐसा कुछ कर ले। सबसे पहले देखिएगा कि आपके पास आ, लिखा, टॉपिक लिख लिए होंगे भूगर्भिक काल।
इसमें देखिएगा आ, सबसे बड़ा जो होता है वो इयोन्स होता है। ऐसा हमने इयोन्स लिखा। जब मैं लिखता हूँ तो आप मत लिखिएगा, जब मैं लिखा हूँ तो लिखिएगा एरा, पीरियड, इपॉक। ध्यान दीजिएगा कि हमने इसका हिंदी नहीं किया, हमने इसको सिर्फ पॉइंट्स में लिखा है, इयोन्स, एरा, पीरियड एंड इपॉक। इसको ऐसे मैच करके देखिए कि आपके पास हम पढ़ते हैं सेंचुरीज, 100 वर्ष का, उससे छोटा पढ़ते हैं डिकेड, नहीं 10 वर्षों का, उससे छोटा पढ़ते हैं हम ईयर्स, 1 वर्ष का, देन उससे छोटा हम पढ़ते हैं मंथ। तो ऐसे ही पूरी पृथ्वी का इतिहास तो बहुत पुराना है, राइट ना, उसको इस सीरीज में पढ़ते हैं। सबसे बड़ा टाइम स्केल क्या हो गया? इयॉन्स। समझ गए? लाखों करोड़ों वर्ष का जो हुआ वो क्या हुआ? इयॉन्स हो गया। उससे छोटा टाइम स्केल क्या हुआ? एरा। एरा को हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है, इसको कल्प भी कहते हैं। इयॉन्स का छोटा क्या हो गया? कल्प। और उससे छोटा होता है पीरियड, और सबसे छोटा होता है उसको बोलते हैं हम इपॉक। समझ गए? जैसे आपने सुना होगा कि पैलियोजोइक एरा, कहीं सुना होगा टर्सरी पीरियड, ऐसा कुछ पढ़ा होगा ना। तो सबसे पुराने सीरीज को ऐसे पढ़ते हैं। अब वैसे कर लीजिए कि 100, 10, 1 ईयर्स, 12 मंथ, ऐसा वाला। सो बड़े से छोटे क्रम में इसको लिखेगा। फर्स्ट स्टेप लिखेगा, पॉइंट 1 करके लिखेगा। लिखिए पृथ्वी के संपूर्ण भूगर्भिक इतिहास को, पृथ्वी के संपूर्ण भूगर्भिक इतिहास को संपूर्ण भूगर्भिक इतिहास को 4 भागों में बांटते हैं। 4 भागों में बांट, इसको देवनागरी लिपि में ऐसे भी लिख सकते हैं, इयोन्स, कल्प, पीरियड को काल लिखेगा, एंड इपोक को इपोक लिखेगा, राइट। हिंदी इंग्लिश दोनों फॉलो करके उसको लिखेगा। जहाँ पे कभी कभी सेम इंग्लिश के ही टर्म रह जाते हैं, जैसे इयोन्स का इयोन्स ही रह जाता है। इयोन्स, कल्प, काल और पीरियड, इपोक्स। इसको लिखेंगे पृथ्वी के संपूर्ण भूगर्भिक काल को 4 भागों में बांटा गया है। देख लिया? इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट से और जोड़िए इसको। लिखिए अवधि के अनुसार, अवधि के अनुसार, अवधि के अनुसार ये 4 क्रमशः घटते हुए क्रम में है। अवधि के अनुसार ये 4 क्रमशः घटते हुए क्रम में है। के अनुसार ये 4 प्रमुख घटते हुए क्रम में है। मेरे कहने का मैसेज ये था कि सबसे बड़ा कालक्रम क्या हो गया? इयोन्स, ठीक है। उससे छोटा कालक्रम एरा, उससे छोटा कालक्रम पीरियड, और सबसे छोटा कालक्रम इपॉक। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिएगा पूरे पृथ्वी का इतिहास में जो इयोन्स है वो इस तरह है। इयोन्स में पहला है हेडियन, दूसरा है आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, जोइक, एंड लास्ट मन में है फेनरोजोइक। हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फेनरोजोइक, ये 4 क्रम है किसका? इयोन्स का। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये सभी में जीवन नहीं के बराबर था। इसमें जीवन की शुरुआत हुई। मुख्यतः जीवन का विकास जो हुआ किसमें हुआ? फेनरोजोइक में। तो हम जितनी कुछ जानते हैं पृथ्वी पर, जिसका डिटेल स्टडी करना है, वो फेनरोजोइक है। बाकी ये सिर्फ नाम का है।
समझ गए? आपको जियोलॉजी में कहीं कहीं चर्चा चलेगी, इसलिए मैंने बता दिया। हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक को हम अजोइक कहते हैं, जहां जीव का विकास नहीं था। और फेनरोजोइक को हम जोइक कहते हैं, उसमें जीवों का विकास हुआ। ठीक है, बताइए तो 4 पुराने इयोन्स कौन कौन से हुए? 4 इयोन्स कौन कौन सा हुआ? हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और हमारा जिससे ताल्लुक है पूरे बिहार को, इंडिया को जानने के लिए वो महत्वपूर्ण हिस्सा है फेनरोजोइक। स्टडी का एरिया ये सिर्फ नाम का है, ठीक है ना? तो लिखिएगा सेकंड स्टेप, लिखिएगा इयोन्स को 4 भागों में बांटा गया है। साजदा खातून, हाँ ये नया बैच है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, वेरी फर्स्ट क्लास है, और फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल यहाँ से जुड़िए, चीज़ों को लिखिए। तो इयोन्स को 4 भागों में बांटा गया है, इसको सीरीज बनाइए। सबसे पहले हेडियन, पहला हेडियन, इयोन्स का पहला हिस्सा क्या हुआ? हेडियन। उसके बाद आर्कियन, आर्कियन सेकेंड वन। फिर आपका होगा प्रोटेरोजोइक, हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक, एंड द लास्ट वन क्या हो गया? हाँ, फेनरोजोइक। तो 2 इमेज क्लियर हो गया होगा आपको, राइट ना? एक इमेज ये हो गया कि पूरे जो पृथ्वी का इतिहास है ये 4 वर्ग में है। हाँ आइए, और एक ही इमेज जो है क्लियर होगा कि इयोन्स कौन कौन से हैं। बात समझ गए? जो सबसे नया इयोन्स हो गया कौन सा हो गया? और सबसे पुराना फेनोजोइक। आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट भी रहना चाहिए। तो आपका परिचय इयोन से हो गया, क्लियर ना? अब मैं परिचय कराता हूँ फेनरोजोइक से, राइट ना? फेनरोजोइक में ध्यान दीजिएगा कि हमारा हिस्सा है, इयोन्स का छोटा हिस्सा क्या होता है? एरस। तो देखिएगा उसका 570 हमने 1 मिलियन ईयर दिया, फिर 65 मिलियन दिया, 265, फिर 65 मिलियन दिया, एंड देन 10 मिलियन दिया। ऐसा हमने डिवाइड किया, राइट नो? Before 570, then 265, 65 and 10 मिलियन। अब देखिएगा हमने आपसे चर्चा किया है हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक एंड फेनरोजोइक। हमारे जीवन में जो कुछ है जिसको हम जोइक कहते हैं, ये एरिया क्या है? जोइक विथ लाइफ। उसमें हमारे पास जो एरिया है उसको बोलते हैं हम पैलियोजोइक, मेसोजोइक, ये है सेनोजोइक, क्या है? सेनोजोइक, एंड देन लास्ट वन इज क्वाटरनरी। ध्यान दीजिए, लिखना मत, इसको पहले समझो। हम लोगों ने चर्चा किया है अभी तक कि जितने भी काल हैं यून्स हैं, उसका छोटा हिस्सा एरा है। हमने ये भी कहा कि यून्स का 3 हिस्सा का डिटेल स्टडी जरूरी नहीं है। कौन कौन सा? हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। किसका डिटेल स्टडी जरूरी है? तो ये फेनरोजोइक है, जितना देख रहे हैं वो क्या है? फेनरोजोइक। इसको हम हिंदी में लिखें तो ऐसे लिखेंगे फेनरोजोइक। तो फेनरोजोइक का ये हिस्सा है। इसको इंग्लिश हिंदी में भी करेंगे तो ऐसा होगा पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, ये हो गया सेनोजोइक, और ये चतुर्थ कल्प, चतुर्थ कल्प। ध्यान दीजिए, कल्प। अब हमारा जो नोटेशन आएगा कि हम उसको कहाँ फिक्स करें। फेनरोजोइक में हमारे पास एक नंबर ऐसा दे देता हूँ, इसको नंबर 1 कर दीजिए, नंबर 2 कर दीजिए, नंबर 3 और नंबर 4।
तो संख्या के आधार पर भी इसको जानते हैं। जिसे सबसे पहला कल्प शुरू हुआ उसको बोलते प्राइमरी कल्प, उसका नाम एक्चुअल में हो गया पैलेजोइक। दूसरा हो गया सेकेंडरी, क्या हो गया? मैसोजोइक, क्लियर ना? तीसरा क्या हो गया? सैनोजोइक, उसको कहा हम तृतीय कल्प। उसके बाद क्या? चतुर्थ, ऑटोमेटिक नाम लिखा हुआ है। कभी कभी एनसीईआरटी में पढ़ते हुएगा कि हिमालय का निर्माण तृतीय कल्प में हुआ, नहीं, वहां तृतीय का मैचिंग वर्ड क्या आ रहा है? सैनोजोइक, समझ रहे हैं? कभी कभी ये सुनते हैं कि हम जिस युग में जी रहे हैं वो चतुर्थ कल्प है, नंबर में हो गया ना। तो इसमें क्या करना है कि बहुत माइन्यूट न जाके आप इसको डिटेल बड़ा एरिया बनाइए कि पैलियोजोइक था तो कब से कब तक था? 570 मिलियन से पहले था, राइट ना? 570 से 265 तक क्या बना? 265 से 165 तक क्या बना? सैनोजोइक। 65 से 10 मिलियन तक क्या हुआ? चतुर्थ कल्प शुरू हुआ, राइट ना? तो इस प्रकार इसको बनाए। एक थर्ड हेडिंग लिखिएगा, तीसरा हेडिंग बनाइए, लिखिए कल्प या एराज। एराज, एराज को मैं फिर से फ्रेश लिख देता हूँ, एराज। ऐसे लिखिएगा पहले, फिर यहाँ से फेयर कीजिएगा। आप पहले इसको लिखिएगा फेनरोजोइक, रोजोइक, लिखिएगा फेनरोजोइक इयोन्स को निम्नलिखित कल्प में विभाजित किया गया है। फेनरोजोइक कल्प को, फेनरोजोइक इयोन्स को निम्नलिखित कल्पों में विभाजित किया गया है, निम्नलिखित कल्प में विभाजित किया गया है। इसका नाम पहले लिख दीजिए, क्या नाम हुआ? पैलियोजोइक। आपने पहले भी लिख रखा होगा तो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? मेसोजोइक। के बाद क्या हुआ? सेनोजोइक। और उसके बाद चतुर्थ कल्प, चतुर्थ को चतुर्थ ही लिखे, राइट ना? देखिएगा शुरुआत जो होती है पैलियोजोइक की 570 से होती है, इसका एंड कहाँ हो गया? 265 में ये एंड हो गया, ठीक है। अब 265 में शुरू क्या हुआ? मैसोजोइक। 65 में ये एंड हो गया, राइट ना? 65 से शुरू हुआ और 10 मिलियन में क्या हुआ? ये खत्म हो गया। 10 मिलियन से अब तक क्या हुआ? चतुर्थ। ऐसा सीरीज बनाइए। 570 मिलियन से पहले के काल को बाद में हम नामकरण करेंगे, पहले इसका ऐसा नामकरण हो जाए तो इजी है। इस स्लैब पे आ जाइए, ठीक ना, जो हमने लिखाया है। सो कल्प को कितने भागों में बांटा गया? चार ना? चार भागों में बांटा गया। सबसे पुराने कल्प का वर्ष लिख जाइए, कब से कब तक? 572, ब्रैकेट में लिख जाइए उसके, 562, 572 और 265, टू, हाँ 260। ये मिलियन ईयर हुआ है ना, मिलियन ईयर, हम वही लिखेंगे, ठीक है। मेसोजोइक कब लिख रहे हैं? 265 से 65 मिलियन, ठीक है। उसके बाद सेनोजोइक 65 से 10 मिलियन, है ना? और 10 मिलियन से अब तक क्या हो गया? चतुर्थ कल्प। नंबर में भी देखोगे 1 2 3 4 इसको फॉलो होता है, चतुर्थ कल्प, क्लियर? इसका काल के सामने से मैच कर दीजिए तो हो जाएगा, कितना हो गया? 572, 572 कितना हुआ? 265, ऐसे भी लिखेंगे तब भी होगा, ठीक ना? सामने लिख जाइए या फिर स्केल पे फॉलो कीजिए तब भी हुआ, ठीक ना? सो कल्प क्लियर हो गया, हाँ। एरक यून्स क्लियर हुआ, यून्स कितने? चार। एरस कितने?
सबसे पुराना पैलेयोजोइक, उसके बाद अब देखिएगा जैसे हम लोग को इतिहास पढ़ते हैं ना, इतिहास का भी सीरीज होता है। सबसे कहते हैं प्राक इतिहास, पढ़ते होंगे, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, समकालीन इतिहास। इसे बताइए, बिफोर पैलियोजोइक ये क्या हो गया? प्राक इतिहास। नहीं, उसको प्री कैम्ब्रियन बाद में नाम देंगे, अभी नहीं देते हैं। पैलियोजोइक क्या हो गया? प्राचीन। मेसोजोइक क्या हो गया? मध्यकालीन। सेनोजोइक क्या हो गया? आधुनिक। और ये क्या हुआ? समकालीन। क्वाटरनरी क्या हो गया? समकालीन। ऐसे पृथ्वी का इतिहास है। तो आपको दो सीरीज याद हो गया होगा, एक योन्स, दूसरा एरस। अब एरा के छोटे सीरीज में चलेंगे, जिसे हम वर्ष पढ़ते हैं ना, उसके घटनाक्रम को देखेंगे। तो ये सीरीज हो गया, मैं यहाँ से इसी में जोड़ता हूँ। देखिएगा यहाँ पे पैलेयोजोइक का ही हिस्सा, देखिएगा कि आपके पास ऐसा कुछ सीरीज बनता हो, बैठे रखे। देखिएगा पैलियोजोइक का डिफरेंट ग्रुप्स बनता है। जैसे सेंचुरी का डिकेड हुआ ना, तो छोटा ग्रुप हुआ, तो उसके अलग अलग खंड हैं कुछ भौतिक विशेषताओं के आधार पे। इसको हम लोग कोड करते हैं, याद करने के लिए इसको लिखते हैं कॉस डीसीपी। कॉस एक सीरीज और डीसीपी मेरे साथ याद कीजिएगा, फिर उसको लिखेगा, बाद में फिर याद ना होगा, साथ साथ करना है। जैसे कि सी फॉर कॉस हुआ ना, तो उसको हम लिखते हैं कैम्ब्रियन। सी फॉर क्या हुआ? कैम्ब्रियन। ओ से ओडोविसियन हुआ, ये क्या हुआ? ओडोविसियन। एस से हो गया सिल्यूरियन। सिल्यूरियन कॉस तो हो गया। डीसीपी डी फॉर डिवोनियन। सी फॉर कार्बोनिफेरस। और पी फॉर परमियम। देखिए हमारे पास ये हमने कोड बनाया, इसके आधार पे शब्द को सजाया हो, राइट ना। तो पैलियोजोइक का 6 हिस्सा हो गया। सबसे पहले कैम्ब्रियन, ओडोविसियन, सिल्यूरियन, ये कॉस हो गया, डीसीपी डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड परमियम। अब कोड करने से सहूलियत होगा कि आप सीक्वेंस में याद कर पाएंगे, राइट ना। सो पैलियोजोइक एरा का कितना पीरियड हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम? पीरियड्स, समझ गए। यून्स चारों याद हुआ, उसका हमने एरा किया, और एरा का सबसे छोटा हिस्सा पीरियड्स, बात समझ रहे हैं। तो पैलियोजोइक का पीरियड्स हो गए 6। डेवोनियन पहले, सबसे पहले कैम्ब्रियन, ओडोविशियन। इन चीजों को याद करने के लिए हम इस भौगोल, जितना कैम्ब्री एज है उसकी कुछ विशेषताओं को याद करते हैं, जिससे कि वो चीज आपके डोमेन में याद रहे। तो देखिएगा कैम्ब्रियन को हम याद करते हैं एक पृथ्वी के सबसे बड़े भू हलचल के रूप में। एक ऐसा भू हलचल था जिसको हम कहते हैं कैलिडोनियन। तो इस एज में विश्व के सबसे पुराने पर्वत बने। जैसे कोई टेक्टोनिक मूवमेंट होता है तो कोई लैंड फॉर्म्स बनता है, तो पूरी पृथ्वी के इतिहास में फर्स्ट जो टेक्टोनिक मूवमेंट आया उससे अरावली माउंटेन बने हमारे, राइट ना। तो कैम्ब्रियन को किसके लिए याद करेंगे? प्री कैम्ब्रियन से कैम्ब्रियन तक जो मूवमेंट चला उससे हमारे अरावली पर्वत बना। या फिर यूरोप में देखिएगा स्कैंडिनेवियन माउंटेन बना। ये दोनों विश्व के 2 पुराने पर्वत हैं। उसको हम कैलकुलेट करते हैं, जोड़ते हैं कैलिडोनियन मूवमेंट से। जिस टेक्टोनिक मूवमेंट से ओरिजिनेशन हुआ उसको क्या कहा? कैलिडोनियन। कैम्ब्रियन का एक सहचर हो गया कैलिडोनियन। कैलिडोनियन का परिणाम क्या हुआ, क्या बना इससे? ओल्डेस्ट, भारत के लिए विश्व में जाने की जरूरत नहीं है, भारत तक स्थिर रहे या बिहार तक स्थिर रहे। सो यहाँ तो निर्मित हुआ क्या? अरावली माउंटेन। भारत का सबसे पुराना पर्वत क्या हुआ? अरावली माउंटेन। किससे बना? किस एज में? कैम्ब्रियन एज में। उसके बाद ओडोविशियन, सिल्यूरियन दोनों को हम जानते हैं जो रीढ़ वाले, हड्डी वाले जीव होते हैं, जिसको वर्टिब्रेट्स कहते हैं, राइट।
उन जीवों का विकास हुआ, उसमें सबसे पहला नाम फिश का आता है। तो इस एज को फिश एज कहते हैं। आप याद करने के लिए उसको स्पेसिस से जोड़िए। तो सिल्यूरियन और ओडोविशियन को कहते हैं हम मत्स्य युग। मछलियों का विकास और रीढ़ वाले जीवों का विकास हुआ। डेवोनियन बहुत खास महत्व का कोई जीव नहीं है, इसलिए मैंने एम्फेसिस देता हूं। कार्बोनिफेरस में एम्फीबियस बने, राइट, ऐसा पढ़ा होगा आपने। और दूसरा, कार्बोनिफेरस में विश्व स्तर पे कोल का निर्माण हुआ, जिसको आप इंडिया में पढ़ते हैं खनिज वाले चैप्टर में, गोंडवाना कोल पढ़ा होगा। दामोदर वैली में, महानदी घाटी में, सोन घाटी में जो कोयला बना हुआ है, किस एज का है वो? कार्बोनिफेरस एज का, ठीक है। जो विश्व स्तर पे देखिएगा, भारत के निर्माण में, भारत का पहला निर्माण जो महाद्वीपीय निर्माण था, तो उस समय पेंजिया टूटा और गोंडवाना लैंड का विकास हुआ, इसलिए गोंडवाना सीरीज भी कहते हैं, समझ गए। परमियम एज में सेकेंड टेक्टोनिक मूवमेंट आया, जिसको विवर्तनिक बल के कहते हैं, उसका हर्शियन मूवमेंट कहते हैं उसको, राइट ना। तो हर्शियन मूवमेंट के बाद जो पर्वत बना उसको कहते हैं हम, आपको एप्लेशियन पर्वत, यूराल माउंटेन का निर्माण हुआ, जो मिड एज के माउंटेन है। तो इन चीज़ों को याद करने के लिए एक कोई इंसिडेंट लिख लीजिए, जिससे कि वो आपको इंटरेस्ट का चीज़ बना रहे, राइट। सो इसको लिखेगा कौन सा? हाँ, पैलेजोइक। हाँ, लिखेगा पैलेजोइक। लिखिए पैलेजोइक कल्प को निम्नलिखित काल में विभाजित किया गया है। पैलेजोइक कल्प को निम्नलिखित काल में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित काल में विभाजित किया गया है। में विभाजित किया गया है, राइट। इसको ऐसे भी ब्रैकेट में दीजिए, पुराने से नए क्रम में इस प्रकार है, ओल्ड टू न्यू इस प्रकार है, पुराने से नए क्रम में इस प्रकार है। ओल्ड टू न्यू इस प्रकार है। सबसे पहले लिखिएगा कैम्ब्रियन। कहीं साइड में जैसे हमने कोड किया है, याद करने के लिए ऐसा लिख दे सकते हैं जो आपको सीरीज याद हो, है ना। तो लिखिएगा कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन। देखिए इस युग में सबसे पहला विवर्तनिक हलचल हुआ, भू हलचल हुआ। इस युग में सबसे पहला भू हलचल हुआ, टेक्टोनिक मूवमेंट आया। इस युग में सबसे पुराना भू हलचल हुआ, और जिसके द्वारा विश्व के सबसे पुराने पर्वत निर्मित हुए। सबसे पुराने पर्वत निर्मित हुए। क्या हुआ पर्वत का नाम इंडिया में? अरावली। सो इसमें हलचल का नाम भी लिख सकते हैं। कौन सा हलचल था? कैलिडोनियन। लिखिए यह कैलिडोनियन हलचल का परिणाम था। कैलिडोनियन हमने मैप पे लिखा हुआ है, यहाँ ये बोर्ड पे, यह कैलिडोनियन हलचल का परिणाम था। कैलिडोनियन मूवमेंट, जो टेक्टोनिक मूवमेंट था उसको नाम दिया गया कैलिडोनियन मूवमेंट का परिणाम था। सो विश्व का सबसे पुराना पर्वत इस युग में निर्मित हुआ, ठीक है। अब लिखिएगा, ये दोनों को साथ लिखिएगा सेकेंड पॉइंट में, ओडोविशियन और सिल्यूरियन। ओडोविशियन और सिल्यूरियन, ये ओडोविशियन लिखा हुआ है, सिल्यूरियन लिखा हुआ है, दो पीरियड लिखे हुए हैं। ओडोविशियन और सिल्यूरियन। ओडोविशियन और सिल्यूरियन। सिल्यूरियन, हाँ, देवनागरी भी में ऐसे लिखे सिल्यूरियन, ठीक है। किस चीज की उपलब्धि, जिससे याद करते हैं इसको? मत्स्य युग। देखिए इन दोनों को मत्स्य युग कहते हैं।
रीढ़ वाले जीवों का विकास इस युग में हुआ। इन दोनों को मत्स्य युग कहते हैं और रीढ़ वाले जीवों का विकास इस युग में हुआ। जीवों का विकास इस युग में हुआ। क्लियर। उसके बाद लिखेगा डेवोनियन और कार्बोनिफेरस। डेवोनियन एक साथ ही लिखिए, डेवोनियन और कार्बोनिफेरस। डेवोनियन और कार्बोनिफेरस लिखिए। इस युग में बड़े पैमाने पर कोयले का निर्माण हुआ। बड़े पैमाने पर कोयले का निर्माण हुआ, जिसे गोंडवाना कोयला कहते हैं। गोंडवाना कोयला कहते हैं। आगे के चैप्टर्स में आएगा, इसलिए इसकी पृष्ठभूमि है, इसे गोंडवाना कोयला कहते हैं। कार्बोनिफेरस से कोल हुआ। नेक्स्ट लिखेगा परमियम। परमियम कोल, राइट ना? परमियम। इसमें क्या हुआ? हाँ, लिखिए हर्शियन युग के, हर्शियन हलचल से बनने वाले पर्वत बने। तो लिखिए परमियम में हर्शियन, ऐसा लिखेगा, हर्शियन हलचल से बनने वाले पर्वत बने। हर्शियन हलचल से बनने वाले पर्वत बने। हर्शियन हलचल, हर्शियन मूवमेंट से बनने वाले पर्वत बने। क्लियर ना? ओके। हमारे इंडिया के लिए जरूरी नहीं है। आल्प्स नहीं, आल्प्स तो नया है। इसमें जो बना पर्वत वो यूराल बना, एप्लेशियन बना। ठीक ना? तो आपको ये परिचय क्लियर हो गया, पैलियोजोइक का परिचय हुआ। क्लियर ना? अब यहां पे देखिएगा दूसरा युग हमारा है, दूसरा कल्प। उस कल्प को बोलेंगे हम मेसोजोइक कल्प, है ना? मेसोजोइक कल्प। मेसोजोइक कल्प का हिस्सा ये है कि इसे हम तीन भाग में बांटते हैं। ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। क्रिटेशियस ऐसा लिखते हैं। तो तीन दिखेगा हमारे पास, नाम आया, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ये किसका हिस्सा हुआ? पीरियड हुआ 265 से लेकर 65 तक। अब देखिएगा इस युग में रेंगने वाले जीव आए, रेप्टाइल्स जिसको कहते हैं। पहले वर्टिब्रेट्स आया, फिर क्या आया? रेप्टाइल्स आए, रेंगने वाले जीव आए। तो देखिएगा यहाँ पे शुरुआत ट्रियासिक भले होती है, जितनी अधिक मात्रा में डायनासोरस थे वो सभी के सभी जुरासिक में आए और सेम एज में खत्म हो गए। लार्जेस्ट नंबर में भी रहे और सेम एज में विलुप्त भी हो गए, राइट ना? दूसरा क्या हुआ, क्रिटिसिस पीरियड हमारे लिए महत्वपूर्ण एज है। इस एज में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ पूरे विश्व में बड़े पैमाने पे। विश्व के करीब 40% प्रजाति खत्म हो गए, राइट? इस एज में इतने बड़े हर एक जगह वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। भारत में भी वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, जो भारत के सेंटर इंडिया में देखते हैं, दक्कन ट्रैप टाइप का चीज आप देखते होंगे। भारत के मध्यवर्ती हिस्से में यहाँ पे जो काली मिट्टी का क्षेत्र है, इस ट्रैप का हिस्सा है जो वॉल्केनिक इरप्शन से क्रिटेशियस युग में बना, राइट ना? मध्य भारत, महाराष्ट्र, एमपी, ये सारे एरिया में काली मिट्टी मिलती है। वो वॉल्केनिक इरप्शन का निक्षेप है, जमाव है, राइट ना? कब बना वो? क्रिटेशियस युग में। दूसरा, जो भारत का उत्तरी क्षेत्र है, काराकोरम माउंटेन्स वगैरह, वो बना कब? क्रिटेशियस युग।
उससे उसको जोड़ के याद कीजिए, ठीक ना। तो जुरासिक फॉर डायनासोरस, एक्सटिंक्शन ऑल्सो, राइट नाउ लिखिएगा। ये हमारा पेज है, एरा है मेसोजोइक एरा, लिखिएगा मेसोजोइक एरा। देखिए 265 से 165 तक, 65 तक, 265 टू 65 तक, ये पीरियड दे दिया, मिलियन ईयर्स है, राइट ना। देखिए इसके 3 काल में विभाजित किया गया है, इसे 3 काल में विभाजित किया गया है। और ट्रियासिक, ट्रियासिक, जुरासिक, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। देखिए इन युगों में रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ, इन युगों में रेंगने वाले जीव, रेप्टाइल्स का विकास हुआ। इन युगों में रेंगने वाले जीव का विकास हुआ। जुरासिक में डायनासोरस का विकास हुआ और इसी युग में यह विलुप्त भी हुआ। जुरासिक युग में डायनासोरस का उद्भव, विकास हुआ और इस युग में यह विलुप्त भी हो गया। ठीक है, इस युग में यह विलुप्त भी हुआ। क्रिटिसिस युग, भारत के लिए ज्यादा इसको यूज करके लिखिए, क्रिटिसिस युग, लिखिए क्रिटिसिस युग में मध्य भारत में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, मध्य भारत में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं, से दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तथा उत्तर भारत में काराकोरम माउंटेन, काराकोरम पर्वत इस युग में बना। उत्तर भारत में काराकोरम पर्वत इस युग में बना। ठीक है, काराकोरम पर्वत जानते होंगे, काराकोरम लद्दाख जास्कर, है ना, तो इस पर बना। सबसे हिमालय का सबसे उत्तरी हिस्सा जिसको बोलते हैं हम काराकोरम, उसका निर्माण इस युग में। क्लियर। सो एक इमेज बन गया होगा ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस का। अब यहाँ पे देखिएगा कि हमारा जो सेनोजोइक एरा है, उसको तृतीय कल्प कहते हैं, उसको हम इन भागों में मुख्य रूप से बांटते हैं, 4 भाग में। तो लिखते हैं इयोसीन, ओलिगोसिन, मायोसिन एंड प्लायोसिन। इसको हिंदी में लिखें तो इसी तरह होगा, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। रखे 4 हिस्से बनते हैं। यूएमपी लिखते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, यूएमपी, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन एंड प्लायोसिन। ठीक है,
तो ये हमारा 4 डिफरेंट पीरियड्स हो गए, क्लियर ना? किसके? सैनोजोइक। सैनोजोइक को हम टर्सरी भी कहते हैं। तीसरा हो गया तो क्या हो गया? टर्सरी हो गया। अब इस पूरे एरा का जो महत्व ये है कि इस युग में एल्पाइन हलचल हुआ। एल्पाइन भू विवर्तनी की हलचल हुआ। जैसे हमने कहा कि कैलिडोनियन हुआ, उसके बाद हर्सियन हुआ, सबसे नया हलचल, नया टेक्टोनिक मूवमेंट, उसको क्या नाम दिया गया? एल्पाइन। और इस युग में विश्व के जितने नए पर्वत हैं, जैसे हिमालय है, आल्प्स है, रॉकी है, एंडीज है, ये सभी का निर्माण, एटलस है, ये सभी का निर्माण इस युग में हुआ। ये सारे विश्व के नए पर्वत माने जाते हैं। तो इसका परिचय हो गया, लिखिएगा तो सैनोजोइक देखो, सैनोजोइक को तृतीय कल्प भी कहते हैं। सैनोजोइक को तृतीय कल्प, टर्सरी पीरियड लिखते हैं, तृतीय कल्प भी कहते हैं। तृतीय कल्प, कल्प मीन्स एरा, भी कहते हैं। इस युग के निम्नलिखित काल हैं। सीरीज में पुराने से नए क्रम में लिख लीजिए एक बार। इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, उसके बाद प्लायोसिन। इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। प्लायोसिन पुराने से नए क्रम में लिखेगा। सबसे पहले इयोसिन लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर। ओ फॉर ओलिगोसिन, ओलिगोसिन। फिर क्या हुआ? मायोसिन। फिर क्या हुआ? प्लायोसिन। करेक्ट ना? पुराने से नए क्रम में हो गया, योसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन एंड प्लायोसिन। लिखिए, इस कल्प में विश्व के नए पर्वत बने। इस युग में विश्व के नए पर्वत बने, नए पर्वत का विकास हुआ। जो एल्पाइन हलचल का परिणाम था, जो एल्पाइन हलचल का परिणाम था। एल्पाइन हलचल का परिणाम, इस युग में नए पर्वत बने जो एल्पाइन हलचल का परिणाम था। राइट ना? एग्जाम्पल लिख लीजिए पर्वत का। भारत के लिए हिमालय, भारत का पर्वत क्या हो गया? हिमालय। यूरोप में आल्प्स, अमेरिका में एंडीज और रॉकीज का विकास हुआ, का विकास हुआ। करेक्ट? क्या क्या हुआ? यूरोप में आल्प्स, एल्पाइन आल्प्स से बना। राइट ना? अमेरिका में रॉकी और एंडीज। हाँ, विश्व की बातें कम, भारत की बातें, ठीक ना, का विकास हुआ। ठीक है।